स्वागत है आपका गूगल क्लासेस में। मैं हूं श्याम परमार, आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं गूगल क्लासेस, जिसमें हम बात करते हैं आज इंग्लिश की। इंग्लिश जिसे कि एक कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, बल्कि इसको यदि गहन अध्ययन के साथ पढ़ा जाता है, इसके बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ा जाता है, तो ये बहुत ही सरल विषय के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं इसे। देखिए, हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषा। हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, क्योंकि यह जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बच्चों के लिए भी इंग्लिश सीखने में, पढ़ने में, लिखने में और समझने में सभी में कारगर साबित होगा। तो भाषा क्या है। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की बात करते हैं मीन्स, या जिसे हम कह सकते हैं लैंग्वेज इज अ मीन बाय विच वी कैन एक्सप्रेस अवर आइडियाज विच। लैंग्वेज इज द मीन बाय विच a person express his ideas and feelings. Language is the meaning. भाषा वह साधन है, भाषा वह माध्यम है by which जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी एक्सप्रेस अभिव्यक्त करता है हिज अपने आइडियाज विचारों को, फीलिंग्स भावनाओं को। हर व्यक्ति, चाहे वह प्राणी, हर व्यक्ति हो चाहे पशु हो, एक माध्यम होता है, उस माध्यम के द्वारा वह अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, रिटन लैंग्वेज। सेकंड, ओरल लैंग्वेज। एंड थर्ड फर्स्ट रिटन लैंग्वेज and oral language and indication. रिटन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं लिखित भाषा। क्या कहते हैं? लिखित भाषा। सेकंड, ओरल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। पहला प्रकार लिखित भाषा, दूसरा प्रकार मौखिक भाषा, और तीसरी होती है सांकेतिक। पहली लिखित मीन्स रिटन लैंग्वेज, दूसरी ओरल लैंग्वेज मीन्स मौखिक भाषा, और तीसरी है इंडिकेशन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। यानी कि 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार क्या है? सबसे पहले लिखित भाषा, वह भाषा जिसे हम लिख करके प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लिख करके व्यक्त करते हैं, रिटन में प्रस्तुत करते हैं, उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। दूसरी होती है ओरल लैंग्वेज जिसे मौखिक भाषा, वह भाषा या जिस माध्यम से व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को न लिख करके बल्कि मौखिक रूप से बोल करके व्यक्त करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तीसरी होती है इंडिकेशन। तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा, यानी कि वह भाषा का माध्यम जिसमें न लिखा जाता है न बोला जाता है, केवल संकेतों के माध्यम से समझ जाता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। मनुष्य यानी कि प्राणी या जो भी है, वह अपनी भाषा को लिख सकता है, बोल सकता है, लेकिन पशु और पक्षी कुछ अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी भैंस को जैसे प्यास लगती है, पानी की इच्छा होती है, तो वह अपने जो मालिक है उससे कुछ उसकी तरफ ज़्यादा मुखातिब होकर के, उस तरफ देख करके ऐसा संकेत प्रकट करती है कि मुझे उस समय भूख लगी है या प्यास लगी है। तो ये होता है तीसरा सांकेतिक भाषा। इस प्रकार से 3 प्रकार हुए, रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब बात करते हैं भाषा के बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की जो आगे की इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम लेटर कहते हैं, जिसे हम
अक्षर कहते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं ध्वनि, साउंड। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है, जिसे हम अगले रूप में अक्षर, लेटर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर, जिसे हम अक्षर कहते हैं। और देखिए, अक्षर कहें या लेटर कहें, ये क्या है? हमें किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले उसके जेनरिक में जाना होगा, उसकी उत्पत्ति में जाना होगा, उसके अर्थ में जाना होगा, उसके मीनिंग्स को समझना पड़ेगा। अक्षर क्या है? अक्षर शब्द बना है 6 से, यानी कि लेटर वह है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका कभी खंड खंड नहीं होता, जो कभी टूटता नहीं है, जिसका कभी नाश नहीं होता, इसे हम लेटर कहते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना शब्दकोश होता है, प्रत्येक भाषा अपना शब्दकोश रखती है, जिसके अंतर्गत उसकी सबसे छोटी जो इकाई मानी जाती है वो लेटर मानी जाती है, जिसे हम ध्वनि कह सकते हैं, जिसे हम अक्षर कह सकते हैं, जिसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण और अक्षर एक ही है। अंग्रेजी भाषा के जो अक्षर हैं या शब्दकोश है उसके अंतर्गत 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 26। यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है अक्षर, उसके अंतर्गत 26 लेटर हैं इंग्लिश में। अब इस लेटर्स के भी प्रकार होते हैं, वो देखिए। पहला प्रकार है, इसके प्रकार एक हम रिटन की दृष्टि से देखते हैं, बात करते हैं लिखने की दृष्टि से। तो लिखने की दृष्टि से इसके 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। पहला, दूसरा और तीसरा। हमने अक्सर देखा है कि कुछ बच्चों की राइटिंग खराब होती है और वे बड़े होकर के भी जब लिखना चाहते हैं तो अच्छी राइटिंग नहीं लिख पाते हैं। उनका कारण होता है कि वे इंग्लिश की बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझते हैं और उनकी शुरुआत अपने सही तरीके से नहीं करते हैं। हम सभी ने अक्सर देखा है कि अधिकांश टीचर भी शुरुआत करते हैं वो टेंस से करते हैं, जबकि टेंस शुरुआती चरण नहीं होता है। शुरुआती चरण इंग्लिश को बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत अक्षर, वर्ण, शब्द, इनको समझना होता है। तो इनके अंतर्गत बात करते हैं अक्षर। अक्षर के 3 प्रकार हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है असेंडिंग। असेंडिंग लेटर, लिखने की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम, रिटन की दृष्टि से। दूसरा है डिसेंडिंग। और तीसरा है कॉमन, या जिसे हम कह सकते हैं मिडिल। फर्स्ट असेंडिंग लेटर्स, दूसरा डिसेंडिंग लेटर्स, तीसरा कॉमन या मिडिल लेटर्स। असेंडिंग लेटर्स जिसका हिंदी अर्थ होता है आरोही, और इनको मूलतः जो इंग्लिश की होती हैं स्मॉल लेटर्स, ये राइटिंग सुधारने का एक कंसेप्ट है। ये तीनों लेटर्स के प्रकार, जैसे कि असेंडिंग लेटर्स है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो लिखने के तरीके को नहीं जानते हैं। अगर हम कैपिटल लेटर्स में बात करते हैं तो कैपिटल लेटर्स सभी के सभी बराबर होते हैं, सेम होते हैं उनके आकार की दृष्टि से, तो वो इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसमें कहीं उनको राइटिंग का पता नहीं चल पाता है, उनकी राइटिंग सही है या गलत है। राइटिंग का पता चलता है जब हम स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। अब जैसे हमने पहला लेटर लिखा कैपिटल, दूसरा लिखा स्मॉल, और तीसरा भी हमने स्मॉल लिखा। अब इसमें स्मॉल में हमने ऐसे कर दिया और ये लिख दिया ऐसे, तो देखिए इस प्रकार से इसका जो आकार वह बिगड़ गया। कभी कभी क्या है, बच्चे इस प्रकार से भी करते हैं, अब इस प्रकार से भी आकार बिगड़ गया। तो इनको, इस आकार को सुधारने के लिए, राइटिंग को सुधारने के लिए 3 प्रकार है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और कॉमन। उनको लिखने का तरीका इस प्रकार से है। पहला, आरोही का मतलब आप समझते हैं चढ़ते हुए क्रम में। अंग्रेजी के वे लेटर्स जो चढ़ते हुए क्रम में होती हैं, ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं, उन्हें हम असेंडिंग लेटर्स की श्रेणी में रखते हैं। जैसे बी। अब आप इसके देखिए, इसका सिरा ऊपर की तरफ, हमने जैसे लिखा एविल, हमने इसमें एविल को, बी को यहां न लिख करके हमने बी को लिख दिया ऐसे, तो भी गलत है। हमने बी को लिख दिया ऐसे, तो भी गलत है। तो इस प्रकार से इसी तरीके को समझने के लिए असेंडिंग, डिसेंडिंग और कॉमन लेटर्स का यूज किया जाता है। तो पहला है जिसमें कि 26 में बी, ये ऊपर की तरफ है, ये आएगा असेंडिंग।
दूसरा है डी, ये भी किसमें आएगा, असेंडिंग में। तीसरा है एफ, किसमें आएगा, असेंडिंग में, ठीक है। एच, के, एल, टी, 1 2 3 4 5 6 7, बी, डी, एफ, जी, के, एच, के, एल, टी, ये हो गए असेंडिंग लेटर्स, ठीक है। दूसरे है डिसेंडिंग लेटर्स। डिसेंडिंग जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट है, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में नीचे की तरफ, जिनमें कि जी, पी, क्यू, वाई, ठीक। उसके बाद है कॉमन या मिडिल लेटर्स, जो ना ऊपर लिखे जाते हैं ना नीचे लिखे जाते हैं, बिल्कुल मिडिल में, बीचों बीच में लिखे जाते हैं, वो होते हैं मिडिल लेटर्स। जैसे कि ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और के। 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हुए असेंडिंग, 7। और ये कितने हुए, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। असेंडिंग लेटर्स जिसमें कि बी, डी, एफ, एस, के, एल, टी। डिसेंडिंग लेटर्स जिसमें कि जी, जे, पी, क्यू और वाई। इस प्रकार से ये हुए 5, ये 7 और ये 14, टोटल 26 लेटर। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल, अब आप इसको देखिए, ये राइटिंग आपका है। अगर हम इसको इसी प्रकार से लिखते हैं, अब देखिए ये ऊंचा नीचा हुआ, जिससे कि हमारी राइटिंग खराब हुई। इन तीनों लेटर्स को समझने के बाद यदि हम राइटिंग का विस्तार करते हैं, राइटिंग को लिखने का प्रयास करते हैं, तो हमारी राइटिंग अच्छी हो सकती है। इस प्रकार से लिखने की दृष्टि से ये 3 प्रकार से असेंडिंग लेटर्स, डिसेंडिंग लेटर्स और कॉमन लेटर्स करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, हम बात कर रहे थे लेटर्स की, टाइप्स ऑफ लेटर्स। अब तक हमने लिखने की दृष्टि से देखा, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण की दृष्टि से लेटर से कितने प्रकार हैं। तो इंग्लिश में उच्चारण की दृष्टि से हम 2 प्रकार मूलतः मानते हैं। पहला है वोवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। वोवेल जिसका अर्थ होता है स्वर, मतलब स्वर। दूसरे है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो अब दोनों को अलग अलग डिफाइन करके बात करते हैं। वोवेल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। हम सब जानते हैं कि स्वर अंग्रेजी में 5 होते हैं और व्यंजन 21। इस प्रकार से टोटल 26 लेटर्स, जिन्हें हम लेटर्स कहते हैं, उनको डिवाइड किया स्वर में और व्यंजन में। लेकिन सबसे पहले बात जरूर जानना ये है कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। 5 ही स्वर क्यों हैं और 21 ही व्यंजन क्यों हैं, या जो 5 स्वर है उनको स्वर में ही क्यों रखा गया, व्यंजन में क्यों नहीं रखा गया, और व्यंजन जो 21 है उनको व्यंजन में क्यों रखा गया, स्वर में क्यों नहीं रखा गया। मैं आपको बता रहा हूँ आज तक का सबसे सरलतम तरीका जिससे कि आप स्वर और व्यंजन की पहचान समझ पाए। बात करते हैं स्वर की। स्वर 5 हैं जिन्हें हम मानते हैं, पहले उदाहरण के तौर पर ही समझ लें, ए, ई, आई, ओ और यू। मैं बात करता हूँ स्वर की। स्वर को हम 2-3 परिभाषाओं के माध्यम से समझते हैं कि स्वर क्या है। पहला, वे व्हाट इज वोवेल, यानी स्वर क्या है। स्वर की परिभाषा देखिए। पहली परिभाषा, वे अक्षर या वे वर्ड या वे लेटर जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात ये इंडिपेंडेंट लेटर होते हैं। इंडिपेंडेंट यानी कि ये किसी दूसरे अक्षर के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ए, यदि ए को हम बोलेंगे तो ए को बोलने के लिए किसी दूसरे लेटर्स की या दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें के, यदि हम के को लेते हैं तो के को बोलने के लिए ए की हेल्प लेनी पड़ रही है, इसलिए के को व्यंजन में रखा गया है, ए को स्वर में।
ये जो भी 5 स्वर हैं इनको बोलने के लिए ये दिया, इनकी सहायता किसी दूसरे अक्षर ने नहीं की है, इसलिए इनको स्वर कहते हैं। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, वे लेटर, वे अक्षर जिनको काफी देर तक उच्चारण करने पर उनकी ही ध्वनि निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यदि हम ए का उच्चारण करते हैं ए, तो अंत में भी ध्वनि एक ही निकलेगी। ई, तो ई के अंत में भी ध्वनि एक ही निकलेगी, इसलिए इसको कहते हैं ई। ये होते हैं स्वर। इस प्रकार से लिखा गया 5 स्वर। पहली बात, दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा है वे लेटर, वे अक्षर जिनमें किसी दूसरे अक्षर की भूमिका नहीं होती है, जिसको बनाने के लिए, जिसके बोलने के लिए, जिसको लिखने के लिए किसी दूसरे लेटर की सहायता नहीं ली जाती है, जिसमें किसी और का मिश्रण नहीं होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। अर्थात ये अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। दूसरे हैं व्यंजन। जिन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट व्यंजन, जिनको इंग्लिश में 21 माना गया है या 21 है, वो इस प्रकार से है, उनकी परिभाषा इस प्रकार से है, यानी कि 5 स्वर हुए, ए, ई, आई, ओ और यू। अगली है व्यंजन, जिन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। पहली परिभाषा इसकी इस प्रकार से है कि वे लेटर, वे वर्ण या वे अक्षर जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की सहायता ली जाती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसा कि हम लोग मूलतः जानते हैं कि व्यंजन घरों में बनाए जाते हैं, तो वो व्यंजन क्या होते हैं? जैसे दूध है, दूध के अपने आप में स्वतंत्र है, और दूध में हमने चावल मिलाए और शक्कर मिलाई, ठीक। इस प्रकार से इसमें और जो मेवा डाली, सूखी मेवा, ड्राई फ्रूट्स डाले, इलायची है, मखाने इत्यादि, तो बन करके क्या तैयार होगी? खीर। तो खीर क्या है? व्यंजन, ठीक। अब ये व्यंजन है तो इसे हम मिश्रण कहेंगे। किसका मिश्रण कहेंगे? दूध का, चावल का, शक्कर का या ड्राई फ्रूट्स का, तब जा करके अपनी खीर। तो खीर क्या है? व्यंजन है। खीर किसके ऊपर डिपेंड है? इन अन्य पदार्थों के ऊपर। इसी प्रकार से व्यंजन भी दूसरे अक्षर के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे कि बी, के, एफ, ये क्या है? कॉन्सोनेंट। दूसरी परिभाषा, वे लेटर्स या अक्षर जिनको बोलने पर काफी देर तक उच्चारण करने पर उनके अंत में स्वरों की ध्वनि निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं बी, उदाहरण के तौर पर बी को लें। बी को यदि हम काफी देर तक उच्चारण करते हैं बी, तो उसके अंत में किसकी ध्वनि है? ई की। इसी प्रकार से हम यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसी प्रकार से स्वर और व्यंजन को परिभाषित किया जाता है। ये होते हैं आपके वोवेल कॉन्सोनेंट। तीसरा प्रकार और माना जाता है, वो होता है आपका सेमी वोवेल। सेमी वोवेल यानी कि स्वर। ये सेमी वोवेल दोनों मिलकर के अर्ध स्वर बन जाते हैं, जिसका अर्थ होता है अर्ध स्वर, यानी कि वे लेटर्स या वे अक्षर जो आधे स्वर की भूमिका का निर्वाह करते हैं, आधे स्वर की भूमिका अदा करते हैं, उन्हें हम सेमी वोवेल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लीजिए वाई। अब इस वाई में आई की भी ध्वनि है और वाई है, तो इस प्रकार से क्या हो गया? सेमी वोवेल हो गया। कहीं कहीं हम क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा सेमी ही शब्द लिखा, तो हम उसमें सेमी में आई लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने किसी दूसरी जगह पर देखिए COPY, अब यहाँ हम आई की जगह वाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसका? ये किसकी ध्वनि कर रहा है? ई की ध्वनि कर रहा है, लेकिन यूज हम किसका कर रहे हैं? वाई का। तो ये वाई यहाँ पर किसकी भूमिका निभा रहा है? ई की, यानी कि स्वर की भूमिका निभा रहा है, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। इस प्रकार से ये उच्चारण की दृष्टि से इसके 2 प्रकार और तीसरा प्रकार सेमी वोवेल माने जाते हैं। लेटर्स के बाद आगे की कैटेगरी में बात करते हैं वर्ड, मीन्स शब्द, अर्थात अक्षरों से आगे की जो इकाई है जिससे इंग्लिश का विस्तार आगे की ओर बढ़ता है, उसे हम शब्द कहते हैं। वर्ड एंड शब्द। शब्द क्या होते हैं? शब्द की जो भी परिभाषा है वो लोग आज तक देते हैं, वह बिल्कुल भ्रमित करने वाली है। जैसे कि लोग देते हैं 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। इस परिभाषा को आप बिल्कुल भूल जाइए। हमने लिखा ए पी, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल को यदि शब्द कहते हो, ये पी, इसका क्या है? क्या है? ये शब्द है, लेकिन ये शब्द नहीं है। परिभाषा आप गौर से सुनिएगा और उसको अमल में लाइएगा, और इसी परिभाषा को ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड क्या है, शब्द क्या है। परिभाषा इस प्रकार से है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थात जब 2 वर्ड, 2 लेटर
मिलती हैं और वह कोई अर्थ प्रदान करते हैं, उनका कोई अर्थ होता है, उनका कोई मीनिंग होता है, तभी वह शब्द कहलाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द। जैसे हमने A + T इसको जोड़ा तो ये बना एट, जिसका अर्थ है, एक अर्थ निकलता है एट, एट मीन्स होता है ऊपर या पर। हमने एक अक्षर लिया ऑन और दूसरा लिया एन, हमने बराबर किया तो इसको लिखा ऑन, जिसका अर्थ भी होता है ऊपर या पर। ठीक है, इस प्रकार से परिभाषा निकल करके आती है कि दो या दो से अधिक अक्षर मिलेंगे तो अवश्य, लेकिन जिनका कोई न एक निश्चित अर्थ होगा, जो अर्थ प्रदान करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। जब तक उसका कोई अर्थ नहीं होता है तब तक हम उसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे हमने लिखा, हिंदी की बात करें प और हमने श, अब दोनों को मिलाया, हिंदी की बात तो इसमें भी नहीं है। जब हिंदी में कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो इंग्लिश में निकलेगा कहाँ से। तो ए और टी को हमने जोड़ा तो एट निकला, और एन को जोड़ा तो और निकला, जो कि एक सार्थक है, जिनका कि कोई एक अर्थ है। इस प्रकार से दो या दो से अधिक अक्षर जब आपस में मिल जाते हैं और एक अर्थ प्रदान करते हैं जो सेंस रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो ये हुआ शब्द। अब शब्दों के प्रकार देखिए, शब्दों के प्रकार की हम बात करें तो यहीं से मूल अंग्रेजी की शुरुआत होती है। हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का अर्थ आप जानते हैं, बोलना। जिसे विस्तृत रूप में हम भाषण कह सकते हैं, बोलना कह सकते हैं, कथन कह सकते हैं, कहना कह सकते हैं। अर्थात किसी के बोलने को हम स्पीच मान लें तो अगर कोई व्यक्ति या कोई प्राणी जो कुछ भी बोलता है वह एक शब्द का रूप ले लेता है। पार्ट्स, अंग, यानी बोलने के अंग। अब बोलने के अंग, अब देखिए, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन और सातवां इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब देखिए, ये इंग्लिश का मूल सार है, यहाँ से हमारी अंग्रेजी की शुरुआत होती है। यदि ये चीज़ें आपके समझ में आ जाती हैं तो आप इंग्लिश को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। या इसमें एक और शब्द होता है आठवां, कंजंक्शन। ठीक, हमने बोला, अब जैसा कि किसी व्यक्ति से बोला या वो कुछ भी बोलिए, जैसे वो बोलता है कि मैं छात्र हूँ, किसी छात्र ने कहा कि मैं छात्र हूँ या मैं लड़का हूँ। अब देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है वह इनमें से एक न एक चीज अवश्य होगी। अगर इनमें से कोई एक न एक चीज नहीं होती है तो वह अंग्रेजी या किसी भी भाषा का कुछ भी शब्द नहीं हो सकता। हम शब्दों के प्रकार कहें या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहें, इनमें से वह एक न एक अवश्य होगी। जैसे किसी छात्र ने बोला कि मैं छात्र हूँ, तो देखिए मैं, ये क्या है, मैं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई। इसका जो सेंटेंस है वो आई एम और स्टूडेंट। ठीक, मैं छात्र हूँ। आई क्या है, प्रोनाउन। आई क्या है, प्रोनाउन। हम विस्तृत रूप से जब अध्ययन करेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं तब हम बात करेंगे प्रोनाउन क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये प्रोनाउन है। सॉल्वली या समराइज रूप में बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। नाउन बात करते हैं, नाउन क्या होता है, नाउन जिसका अर्थ होता है संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के रूप में हम कह सकते हैं नाम, यानी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पर्सन, किसी थिंग और प्लेस। नेम इज कॉल्ड बाय नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग एंड नेम ऑफ प्लेस इज कॉल्ड बाय नाउन। क्या कहा जाता है, संज्ञा कहलाती है। जैसे कि राम,
अब राम किसी व्यक्ति का नाम है तो किसमें जाएगा, नाउन में जाएगा। जयपुर स्थान का नाम है तो किसमें जाएगा, नाउन में जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही टेबल, टेबल किसी वस्तु का नाम है यानी कि टेबल मेज होती है तो किसमें जाएगी, संज्ञा। इसी प्रकार से मैं, अब जो नाउन है मैं शॉर्टली बताता हूँ कि नाउन और प्रोनाउन में क्या जो संबंध है। जब प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन के स्थान पर किया जाता है, अब इसकी भी आप परिभाषा हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो इस प्रकार से पढ़ते हैं कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब जैसे कि मैं छात्र हूँ, अब ये सर्वनाम है मैं, या राम विद्यालय जाता है, तो ये राम यहाँ पर क्या था, संज्ञा थी, व्यक्ति का नाम था, संज्ञा थी। क्या राम की जगह पर मैं शब्द इस्तेमाल हो सकता है, मैं विद्यालय जाता है, नहीं हो सकता ना। राम एक वचन है तो इसके हिसाब से ही एक वचन ही प्रोनाउन आना चाहिए। तो संज्ञा के स्थान पर, ये बात सही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड बाय प्रोनाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर रिप्लेस तो होगा लेकिन उसी के लिंग और वचन के अनुसार। यदि नाउन एक लिंग का है तो प्रोनाउन भी एक लिंग का, नाउन बहुवचन है तो प्रोनाउन भी बहुवचन का होगा। ठीक, नाउन यदि पुल्लिंग है तो प्रोनाउन भी पुल्लिंग ही होगा। अब राम के स्थान पर हम एक वचन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि आई, न कि यू। तो इस प्रकार से इस परिभाषा को आप एक बार ध्यान से देखें कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होते हैं लेकिन एक वचन और बहुवचन, यानी वचन और लिंग के आधार पर। यदि एक वचन की संज्ञा है एक वचन का प्रोनाउन, बहुवचन की संज्ञा है तो बहुवचन का प्रोनाउन। ये होते हैं नाउन और प्रोनाउन। अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण के तौर पर मैं लड़का हूँ, तो मैं प्रोनाउन है, क्या है, आई। आई क्या है, प्रोनाउन। तो किसके स्थान पर, जैसे जो वक्ता बोल रहा है, किसी ने कुछ बोला उसके स्थान पर वह स्वयं अपने आप में है, इसलिए उसको हमने आई यूज किया, तो ये होता है प्रोनाउन। इसमें क्या है, आई आ गया। अब लड़का, लड़का क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। जैसे हम नाउन के रूप में क्या कह सकते हैं, जेंडर, बच्चन, सॉरी लिंग, लड़का या लड़की। तो ये इसमें भी है, एक है हुन, हुन का अर्थ है एम, यानी एम के लिए यूज किया गया, हु के लिए, तो एम भी क्या हो गई, वर्ब हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी ये वर्ड हैं वो इंग्लिश के किसी न किसी सेंटेंस में अवश्य आएंगे, इनके बिना इंग्लिश की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तीसरे तौर पर बात करते हैं वर्ब की। वर्ब जिसका अर्थ होता है क्रिया, वर्ब का क्या अर्थ है, क्रिया। आज यहाँ केवल हम विस्तार रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूँ क्रिया। अब क्रिया किसे कहते हैं, हम अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिया। कई बार मैंने देखा है कि जो भ्रम पैदा होता है उस बात पर होता है कि उन बच्चों को पढ़ाया जाता है कि क्रिया है जिस शब्द के अर्थ में ना होता है। क्या होता है, जिस शब्द के अर्थ में क्या होता है, ना होता है। क्या होगा, क्रिया होती है, जैसे कि नहाना। चलो एक बार उन्होंने मान लिया कि नहाना क्रिया है जिसके अंत में क्या है, ना है। ठीक है, सोना, इसके अंत में भी क्या है, ना है। तो क्या इसका मतलब किसी बच्चे ने बोला कि नाना, तो क्या ये भी क्रिया है, क्योंकि इसके अंत में तो दोनों ना है, दोनों ही शब्दों में दोनों ही अक्षर नाना वाले हैं। नहीं, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि जिस शब्द से, जिस शब्द से, हम शब्द की बात कर रहे हैं, जिस वर्ड से, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, किसी शब्द, जिस शब्द से किसी कार्य का, किसी एक्ट का होना या करना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब इसको हम इस प्रकार से समझेंगे, आपका करना तो अब सबने पढ़ा है कि वो पढ़ाई कर रहा है यानी पढ़ना, वह क्या कर रहा है, सोना, यानी ये तो करना हो गया। अब इस होना क्या किया, इस होना के अर्थ से ही सारी चीजें ये वर्ब उत्पत्ति होती है। होना जो अर्थ, जो शब्द है वो बी शब्द से बना है। किससे बना है, बी से, जिसका अर्थ होता है होना। अब इस बी के ही फॉर्म होती है, बी की फॉर्म होती है प्रेजेंट, दूसरी होती है पास्ट। मूलतः दो ही होते हैं। बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो इस प्रकार से होती है, इज, आर, एम। अब आप कहेंगे कि ये इज, आर, एम कैसे उत्पत्ति होगी इनकी, तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ बी। बी का अर्थ होता है होना।
और इनकी एक वचन की जो इसकी होने की एक वचन की है इज, इसका अर्थ है। कोई चीज है यानी होना चाहिए तो है ना, इसका अर्थ हो गया है। कोई चीज है यानी कि कोई कुछ है तो इसका मतलब बहुवचन में बोल दिया आर। और कोई जो वक्ता स्वयं में बोलता है वो अपने लिए हूँ शब्द इस्तेमाल करता है यानी कि वो है। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं, मेरा क्या है डॉक्टर होना, मेरा क्या डॉक्टर होना, तो मेरा डॉक्टर होना ही तो है, तो इसीलिए इसको बी का क्या हो गया प्रेजेंट में एम। इन्हीं का जो पास्ट रूप हो जाता है वो हो जाता है वाज वर्ब। हालांकि हम इनको बेसिक यूजेज के रूप में पढ़ते हैं, प्रमुख उपयोगों के रूप में, यूटिलिटी के रूप में पढ़ते हैं कि इनके वाज वर्ब की यूजेज है और इजार इनका है का है, उसी के अंतर्गत आता है। अगर कोई चीज भूतकाल में थी, होने सी तो थी, अगर वो हुआ होगा तभी तो भूतकाल में था। मैं आज हूँ भूतकाल में हुआ था तो क्या हो गया वो था। मैं डॉक्टर था यानी मैं डॉक्टर हूँ हो गया, लेकिन कब हो गया भूतकाल में, इसलिए इसका यूज किया वाज का। वे डॉक्टर थे, वे थे, लेकिन हुए से थे वो थे हो गए। आज सपोज दैट आज के बच्चा पैदा हुआ और उसको जब 10 साल बाद वो अपने वर्तमान काल में अपने पिछले काल में जाने की कोशिश करेगा तो वो थे यूज करेगा, लेकिन है वो आज भी, इसलिए इसको क्या यूज किया गया वाज और वर्ब में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसके बिना भी कोई सेंटेंस आप कंप्लीट नहीं कर सकते। अगला है एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, जिसे हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं मॉडिफायर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मॉडिफायर नाउन और प्रोनाउन अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं। ये देखिए मॉडिफायर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाएंगे, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की क्या अच्छाई है, उसमें क्या गुण है क्या दोष है, वो दोनों ही चीजें विशेषता के अंतर्गत दोनों ही चीजें आती हैं, उसको हम क्या कहेंगे एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे राम की भैंस या राम की गाय काली है, तो राम की गाय, अब गाय की विशेषता क्या है काली, ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। ऊंचा नीचा छोटा बड़ा लंबा छोटा ये क्या है ये एडजेक्टिव। ठीक, अगला है एडवर्ब। हमने नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतला दी, अब वर्ब की विशेषता, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। अब क्रिया कैसे है, क्रिया की विशेषता होती है। अब जैसे कि हम विद्यालय जाते हैं, हम विद्यालय जाते हैं तो इसमें जाना शब्द है, अभी जाना क्या है क्रिया है गो। अब गो, अब इसके हम दो अर्थ निकालेंगे, गो स्लोली एंड गो फास्ट। अब दोनों ही विशेषताएं हो गई, एक जाने की विशेषता एक धीमे धीमे हो गई और एक हो गई फास्ट, यानी फास्टली भी कह सकते हैं। तो ये क्या होगी ये विशेषता होगी किसकी क्रिया की, ये संज्ञा की विशेषता नहीं है, ये किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं है, ये किसी वस्तु की विशेषता नहीं है, ये किसी स्थान की विशेषता नहीं है। यदि व्यक्ति वस्तु और स्थान की विशेषता होगी तो वो क्या कहलाएगा एडजेक्टिव, और यदि वर्ब की विशेषता होगी तो क्या कहलाएगा एडवर्ब कहलाएगा। इसके बाद आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्री प्लस पोजिशन। देखिए ये मैंने खंड विधि से पढ़ाने का प्रयास किया है प्रीपोजिशन, जिसका अर्थ है प्री मीन्स होता है आप सब लोग जानते हैं पूर्व, और पोजिशन का मतलब है स्थिति, दशा, हाल। ठीक, यानी कि वे शब्द जो किसी वस्तु से पूर्व जुड़ते हैं, किसी वस्तु से पूर्व जुड़ते हैं, किसी संज्ञा से पूर्व जुड़ते हैं, किसी प्रोनाउन से पूर्व जुड़ते हैं और उसकी स्थिति को इंगित कर देते हैं, उसकी स्थिति को बता देते हैं। कोई भी वस्तु या कोई भी संज्ञा किस स्थिति में है, किस दशा में है, किस हाल में है, इसको जो मॉडिफाई करेंगे, इसको जो बताएंगे, इसको जो दर्शाएंगे, उसकी स्थिति को वो क्या कहलाएंगे प्रीपोजिशन कहलाएंगे। जैसे हमने लिखा द बैग इज ऑन द टेबल। ठीक, द बैग इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर ये ऑन क्या है प्रीपोजिशन है, क्यों? क्योंकि टेबल क्या है संज्ञा है, वस्तु है
और दूसरी वस्तु क्या है, बैग। दूसरे शब्दों में इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच में या दो संज्ञाओं के बीच में या दो प्रोनाउंस और सर्वनाम के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होता है संबंधवाचक। क्या होता है, संबंधवाचक। यानी कि बैग इज ऑन द टेबल। अब बैग की स्थिति क्या है, टेबल के ऊपर है। क्या है, ऊपर है। अब इसकी भी एक चीज है, अब इसको देखिए स्थिति बिल्कुल क्लियर की जाएगी। ऑन का अर्थ होता है, यानी कि ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जब किया जाता है जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर सतह को छूती हुई है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन। ठीक, तो इस ऑन ने इस बैग की स्थिति को में किस हाल में, ऊपर के हाल में। यदि हम इस ऑन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं अंडर। क्या इस्तेमाल करते हैं, अंडर। हालांकि ऑन भी प्रीपोजिशन है और अंडर भी प्रीपोजिशन, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि दोनों की स्थिति अलग अलग बता देता है। वो ऑन ने बताया था कि बैग टेबल के ऊपर है और अंडर बता रहा है कि बैग टेबल के नीचे। ये होते हैं प्रीपोजिशन। तीसरे होते हैं इंटरजेक्शन। अगले इंटरजेक्शन और कंजक्शन। ठीक, कंजक्शन की बात करें जिसे हम अगले हैं कंजक्शन, जिसमें हम योजक शब्द या संयोजक कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है जोड़ने वाला। कंजक्शन में जोड़ने वाला। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम कन को ऑन को हटाते हैं तो जंक्शन बचता है। हम इसको अपने बेसिक तौर पर समझते हैं कि जंक्शन, कभी आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो कुछ रेलवे स्टेशन पर जंक्शन लिखा रहता है। ये एक बारीक सी बात है कि हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ज्ञान हमें कहीं से ही प्राप्त हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों से, जिसकी अलग लिखा रहता है जंक्शन, जिसका अर्थ होता है यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को, जिसे हम नाउन या प्रोनाउंस को या अन्य को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो संयोजक कहलाते हैं। जैसे कि राम एंड श्याम। अब राम और श्याम दोनों को एक साथ जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, एंड। तो एंड क्या है, संयोजक है। अर्थात वे शब्द जो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें कंजक्शन कहते हैं। इस प्रकार से ये पार्ट ऑफ स्पीच थे। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। ये क्लास कैसी लगी हमें लाइक करके आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।